और बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को बॉन्ड नंबर बताने को कहा है। सोमवार तक एसबीआई जवाब दे, यह कहा सुप्रीम कोर्ट ने। जमा डेटा को लेकर कल शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग को सौंपे, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को बॉन्ड नंबर के खुलासे का भी आदेश दिया है। पीयूष हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हैं। पीयूष, जरा विस्तार से बताइए क्या कहा गया है कोर्ट की तरफ से। बिल्कुल रवि, देखिए चुनाव आयोग की ओर से एक आवेदन दाखिल किया गया था जिसमें चुनाव आयोग ने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में उसने सील कवर में डेटा जो इलेक्टोरल बॉन्ड का था वो जमा किया था और वो उस हिस्से का डेटा अभी चुनाव आयोग के पास नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट की तरफ से वो डेटा वापस कर दिया जाए। तब सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार जुडिशियल को कल शाम तक ये डेटा चुनाव आयोग को वापस करने का आदेश जारी किया है और उसके बाद चुनाव आयोग उस डेटा को पोर्टल पर प्रदर्शित करेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने पिछले आदेश यानी 11 मार्च के जो आदेश था, जो एसबीआई को जारी किया गया था और ईसीआई को जारी किया गया था, उसमें जो एसबीआई का पार्ट था उसमें एसबीआई ने बॉन्ड नंबर ईसीआई को नहीं सौंपा था और बिना बॉन्ड नंबर के जो डेटा था वो मैच नहीं कर सकते, यानी कि किसने खरीदा और किस पॉलिटिकल पार्टी ने भुनाया, ये अगर आपको मैच करना है तो अल्फा न्यूमेरिक नंबर जो बॉन्ड का है वो होना चाहिए। तो वो एसबीआई की तरफ से नहीं सौंपा गया था ईसीआई को। यही वजह थी कि एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया और सोमवार तक जवाब तलब किया है और साथ ही एसबीआई को कहा है कि आप बॉन्ड नंबर जो अल्फा न्यूमेरिक है वो तत्काल ईसीआई को सौंप दें और अब इस मामले में एसबीआई को जवाब भी सुप्रीम कोर्ट में देना है सोमवार तक। जी रवि, ठीक है, एसबीआई को बॉन्ड नंबर्स का भी खुलासा करना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ क्लियर कर दिया है। पीयूष, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन बने रहिएगा आप हमारे साथ क्योंकि बात करनी है लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर। लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव आयोग की थोड़ी देर में बड़ी बैठक होने जा रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर ये मीटिंग होगी। लोकसभा चुनाव की तारीखों को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। आज ही नए चुनाव आयुक्तों ने अपना पदभार भी संभाल लिया है। थोड़ी ही देर में चुनाव आयोग की यह अहम बैठक शुरू होगी और इस बैठक से जुड़ी हर जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन कयास यही लगाए जा रहे हैं कि अब किसी भी वक्त 2024 के लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान मुमकिन है और ताजा अपडेट मेरे पास ये आ रही है कि ये बैठक, चुनाव आयोग की ये महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग की टीम पूरी तरह से तैयार है। टीवी 9 भारतवर्ष पर चुनाव की तारीखों को लेकर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हमारे साथ देश भर से हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, साथ ही हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पहले देख लेते हैं कि आज क्या क्या हो रहा है और क्या क्या हुआ है अभी तक। तो पहली बात यह कि किसी भी वक्त चुनाव का ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग की जो अहम बैठक है वो शुरू हो चुकी है। ये एक बड़ा अपडेट भी हम आपको साथ में बता रहे हैं। और देखिए, इसमें तारीखों को लेकर मंथन होगा। बैठक जो हो रही है चुनाव आयोग की, उसमें कौन सी तारीख से चुनाव शुरू कराए जाएं, इसको लेकर चिंतन मनन बैठक में होगा। जी हां, नए चुनाव आयुक्तों ने अपना पदभार संभाल लिया है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके कंधों पर। फुल एक्शन में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज नजर आ रही है, पूरा जोर लगाती हुई तमाम पार्टियां नजर आ रही हैं, खास करके बीजेपी और कांग्रेस, जिसके दो बड़े चेहरे इस वक्त आपके सामने हैं। दक्षिण में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी होगी और दक्षिण कमजोर नब्ज मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसलिए दक्षिण के किले को मजबूत करने की हर मुमकिन कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के 267 प्रत्याशी अब तक घोषित किए जा चुके हैं। इंडिया गठबंधन भी तैयार नजर आ रहा है। कई राज्यों में जो सीट शेयरिंग का खाका है वो हमारे सामने आ चुका है। कांग्रेस के 82 प्रत्याशी अब तक घोषित किए जा चुके हैं। बिल्कुल, और इस बीच देखिए राहुल गांधी लगातार अपनी न्याय यात्रा को जारी रखे हुए हैं। अंतिम चरण में उनकी न्याय यात्रा है और इस वक्त एक और जो इससे जुड़ी जानकारी है, चुनाव के ठीक पहले एक बड़ा ऐलान कि पेट्रोल डीजल को सस्ता किया गया। 2 रुपए पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ है, तो इसे भी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है कि लोगों को बड़ी राहत चुनाव के ऐलान के ठीक पहले सरकार की तरफ से दी गई है। बिल्कुल, और इस वक्त देखिए देश के अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर रहे हैं
क्योंकि चुनावी सरगर्मियां जोरों पर हैं और लोगों की, आम जनता, आम वोटर्स की नब्ज टटोलने की भी हम कर रहे हैं कोशिश। प्रीति श्रीवास्तव वाराणसी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शुभम गुप्ता का हम रुख करेंगे, भोपाल से वो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ध्वज आर्या जयपुर से हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। पीयूष पांडे दिल्ली से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, चुनाव आयोग की हर हलचल से आपको वाकिफ कराएंगे। राजेश जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। समीर चौगांवकर जी लेखक और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। और सिद्धार्थ यादव भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुलेमान मोहम्मद खान प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं भोपाल का। शुभम वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। शुभम, अब कहा यह जा रहा है कि किसी भी वक्त तारीखों का ऐलान हो सकता है। मध्य प्रदेश की, भोपाल की जनता के मन में क्या है? देखिए बिल्कुल समीर, चूंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपने 29 में से 29 कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है, कांग्रेस ने अभी 10 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। भोपाल से कांग्रेस का अभी तक उम्मीदवार का नाम सामने नहीं आया है। जनता हमारे साथ है, उनसे बातचीत करते हैं। इस बार का इलेक्शन कितना खास रहने वाला है, क्या सोच रहे हैं आप लोग, क्या मुद्दे रहेंगे, और ये पेट्रोल डीजल और जो गैस के दाम कम हुए हैं, इसका इफेक्ट भी चुनाव में नजर आएगा? तो कोई डीजल पेट्रोल में जो 2 रुपये कम हो रहे हैं, इससे भी जनता को बहुत बेनिफिट रहेगा। और जो गैस में 1 रुपये कम हुए हैं, उसका भी बहुत बेनिफिट है। और इस बार मोदी जी ने बहुत सी योजना भी निकाली है, जैसे फसल योजना किसानों के लिए, गरीबों के लिए उज्जवल योजनाएं, गैस कनेक्शन और आयुष्मान कार्ड हैं और जौनसन निधि योजना है। आप बताएं, जो सीए अभी आया, लागू किया सरकार ने नोटिफिकेशन, इसका असर भी इस बार के चुनाव में दिखाई देगा? ये मुद्दा बनेगा? जी दिखेगा, इस बार इसका ही मुद्दा बनेगा। और जो मोदी जी जो नई रणनीतियां चालू कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए लोगों की प्रतिक्रियाएं चुनाव के ऐलान को लेकर, और सभी को इंतजार है। सिद्धार्थ यादव बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ जी, बीजेपी को तो बहुत बेसब्री से इंतजार होगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि एक सीरीज ऑफ अनाउंसमेंट योजनाओं की प्रधानमंत्री की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से बैक टू बैक की गई है। तो मुझे लगता है अब उस पर विराम हो गया है। तो अब तो इंतजार सिर्फ चुनाव का है, और जनता आपके कार्यों को कैसे देखती है उसको भी टेस्ट करने का समय है। देखिए, निश्चित रूप से जिस दिन से, पहले दिन से हमारी सरकार बनी थी, उसी दिन से जनता के हितैषी फैसलों को लेना हमारी सरकार ने शुरू कर दिया था। और ये कार्य सतत चलता रहेगा जिस दिन तक चुनाव की घोषणा होगी, उस दिन तक। हमारी सरकार 24/7 काम करने वाली सरकार है। बिना किसी छुट्टी के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री देश की जनता के लिए काम करते हैं। उन्होंने पिछले पूरे 5 साल में, और यहाँ तक कि इस बार तो हम अपना 10 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। जिस प्रकार का एक मूलभूत परिवर्तन हमने भारत में करके दिखाया है, उसी का विश्वास है कि ये जितने फैसले हुए हैं, जनता का समर्थन हमारे लिए बढ़ता ही जा रहा है। और उसका मुझे लगता है कि आगामी चुनावों में जैसे ही घोषणा होगी और जब एक चुनावी मूड भी एक आप लोगों के सामने बनेगा, तो जो जनता की इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं और जो उनका मन बन चुका है, वो भी आपको धीरे धीरे रिफ्लेक्ट होने लगेगा। अब तो बस इंतजार है। कोई भी सरकार, मैं मानता हूं कि इतने एक्साइटेड होकर के जनता के बीच में भारत के इतिहास में कभी नहीं। ठीक है। सुलेमान मोहम्मद खान हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी क्या दम भरना चाहेगी देश की जनता के सामने? सुलेमान जरा बताइए, क्योंकि बीजेपी प्रधानमंत्री पद का चेहरा जाहिर है नरेंद्र मोदी, 400 पार एनडीए, 370 बीजेपी, बहुत बड़े बड़े दावे किए गए हैं। लेकिन इस तरह का कोई बड़ा दावा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से नंबर्स को लेकर सामने नहीं आता। इसकी क्या वजह है? देखिए, ये नंबर्स का तो एक लोगों का ध्यान बटाने की बात है कि 400 पार, कभी कहते हैं, मुझे कभी डर लगता है कि ऐसा नहीं कहते कोई कि 543 के पार, जितनी सीटें नहीं है लोकसभा में उससे ज्यादा पार। ये तो सब एक माहौल बनाने की बात होती है। और कुछ मुझे ऐसा लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंट भी ज्यादा है और अपनी विफलताओं को, नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सवाल यह है कि 10 साल में जो 2 बार मैनिफेस्टो रिलीज किया नरेंद्र मोदी जी ने, जनता के सामने रखा, वो मैनिफेस्टो के जो वादे थे, प्रोमिसेस थे, वो पूरे हुए या नहीं हुए? हमारे नजर में तो नहीं हुए। बताए, नौकरियों की बात करें, नौजवानों की बात करें, ये भारत हमारा एक नौजवान मुल्क, 2 करोड़ नौकरी दूंगा नौजवानों को हर साल, 10 साल पहले कहा था। देती नौकरियां 2-2 करोड़ हर साल। पहला सवाल यही है, पूरे देश का युवा पूछ रहा है कि आपने 2 करोड़ नौकरी हर साल नौजवानों को देने की बात करी थी, आपने दी 2 करोड़ नौकरी? नहीं दी। तो पहला झूठ। तो ये वादे जितने भी ये करते हैं, अभी भी तमाम वादे कर रहे हैं, ये सब झूठ।
अच्छा, उसके अलावा आपने कहा इलेक्शन कमीशन की मीटिंग हुई, इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट हुआ। ये इलेक्शन कमिश्नर्स का जो अपॉइंटमेंट हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, लॉ कमीशन की 2015 की रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है अनूप बरनवाल में, जिसमें सजेस्ट किया था कि इलेक्शन कमीशन जो है इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लेकिन फिर भी समीर का सवाल आपसे ये था कि कांग्रेस की तरफ से जनता के सामने क्या प्रस्ताव रखे जाएंगे जिसको जनता विचार करे। आप तो वो बता रहे हैं जो वो नहीं कर पाए, आप लोग क्या करने वाले हैं? ऐसा कोई प्रपोजल था या नहीं है, उस पर हम लौटेंगे। हमारे साथ और मेहमान हैं। नहीं, मेरी बात सुन ले, आपने मेरी बात, यही तो स्मार्टनेस है आप लोगों की, आपने बात काट दी। यही तो बताना है कि आप नए 5 साल के वादे किए, वो झूठ बोल बोल के मीडिया के जरिए हमने कर दिए, फिर 5 साल किए, फिर नेक्स्ट इलेक्शन आ गया। अब हम यही तो बता रहे हैं कि किस तरह बेईमानी हो रही है। इलेक्शन कमीशन को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में ये कहा था, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव प्रेशर के बाहर होना चाहिए। क्या बात है मोदी जी, अपने लोगों को इलेक्शन कमीशन में बिठाते हैं, ऐसी क्या बात है? क्या किस बात का डर है? राजेश जी, चुनाव जो है, ठीक है, राजेश जोशी से मेरा सवाल है अब, चुनाव जो है राजेश जोशी को फंड दिया, बिल्कुल फ्यूचर गेमिंग ने कितना बीजेपी को फंड दिया और कितने ठेके मिले, किन कंपनियों पे छापा पड़ा? ठीक है, जवाब नहीं लेंगे तो ठीक है, ये मुद्दे आप जनता के सामने ले जाएंगे। अभी समय है चुनाव में। राजेश जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि एकदम चुनाव होने वाले हैं, एक होता है कि एक पीक इशू होता है, एक ऐसा इशू जिसको सबसे ज्यादा आपने चुनाव के सेंटर में लाके खड़ा कर दिया। क्या कांग्रेस या विपक्ष इसमें सफल रहा है या फिर वो पीछे रह गए हैं? और ये जो मोदी की गारंटी लास्ट टाइम में एक वर्ड कॉइन किया गया इलेक्शन में, क्या इसका कोई इंपैक्ट पड़ेगा? आप कैसे देखते हैं इसे? आप वो बात क्यों पूछते हैं जो बताने के काबिल नहीं है? ये तो जग जाहिर है कि एक नैरेटिव क्रिएट करने में इंडिया गठबंधन असफल रहा है, बुरी तरह असफल रहा है। मुद्दे राहुल गांधी उठाते रहते हैं, वो लगता है कि अकेले बोल रहे हैं, उनके पास वो नेटवर्क जो है नेताओं का, छोटे कार्यकर्ताओं का, वो नहीं है जितना भारतीय जनता पार्टी के पास है। एक तरफ अमित मालवीय है, उनकी पूरी फौज है, दूसरी तरफ जो है संघ के कार्यकर्ता हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सब हैं। उसके मुकाबले भारतीय जनता जो इंडिया गठबंधन है उसके पास ये नहीं है। मैं आपको एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास टाइम है जी। जो शतरंज का माहिर खिलाड़ी होता है, 10 या 15 चाल पहले से वो एंटिसिपेट कर लेता है। तो जब अमित शाह ने पार्लियामेंट में कानून बदला इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट को लेकर के, और जिस तरह से चीफ इलेक्शन कमीशन को, चीफ CGI को निकाल दिया उसमें से, उसका प्लान ही ये था कि आगे एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल इलेक्शन कमीशन पे हो। ये जनता को भी समझना चाहिए, वोटर को समझना चाहिए कि अगर इलेक्शन कमीशन की आज़ादी नहीं रहेगी तो इलेक्शन कितना माफिक रहेगा, कितना इंडिपेंडेंट रहेगा। अधीर रंजन चौधरी जो विपक्ष के नेता है, उन्होंने कहा कि 221 सदस्यों की सूची मुझे 12 घंटा पहले दी गई, कैसे मैं उसको कर सकता था? और 2 लोग जिन लोगों को अभी इलेक्शन कमीशन अपॉइंट किया है, वो सब लोग अपने गृह मंत्री के साथ बहुत लगातार काम करते रहे हैं। ठीक है, समीर चौगांवकर जी, इस पर क्या पक्ष है आपका? कल अधीर रंजन चौधरी ने सवाल तो उठाए, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाकर, चुनाव आयोग पर सवाल उठाकर, मुझे लगता है ये तो रवायत रही है कि जो भी पार्टी ऑपोजिशन में होती है वो चुनाव आयोग निष्पक्ष होना चाहिए, वो एक पक्षीय नहीं होना चाहिए, ये बातें कहती है। लेकिन 2024 से पहले, चुनावों से पहले, इन बातों का क्या मतलब, क्या मायने आपको नजर आते हैं? देखिए, मुझे लगता है जब देश में पहला चुनाव हुआ था, तब से लेकर 2019 का जो 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम करता रहा है। और चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त की पहले नियुक्ति कैसे होती थी, TN शेषन की नियुक्ति कैसे हुई थी? उस समय क्या कोई कमेटी थी? चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री थे और रात की 12 बजे वो कहते हैं कि TN शेषन देश के मुख्य चुनाव आयुक्त बनेंगे और सुबह उसका ऑर्डर निकल जाता है। क्या उस समय कोई कमेटी बनती थी? कमेटी जब बननी शुरू हुई, सुप्रीम कोर्ट के CGI को अगर बाहर रखा गया है तो CGI ने नहीं कहा था कि मुझे रखो, CGI का था कि जब तक केंद्र सरकार को कमेटी नहीं बनाती तब तक CGI उसके अंदर रहेंगे। और मुझे लगता है वैसे भी CGI को किसी कमेटी में रहने का हक नहीं है, ये तो सरकार डिसाइड करेगी ना किसको बनाना है। 3 लोग हैं, सर्च कमेटी है, सर्च कमेटी ने लॉ मिनिस्टर के साथ 2 कैबिनेट विभाग के सेक्रेटरी रहते हैं, नाम सर्च करते हैं, पैनल को देते हैं जिसमें प्रधानमंत्री है, विपक्ष का नेता है और एक कैबिनेट मंत्री रहता है, वो नियुक्त करता है। 3 में से 2 लोग, तो सर बहुमत तो हमेशा सर बहुमत तो सरकार का ही रहेगा ना महाराज, बहुमत तो सरकार का ही रहेगा। क्या विपक्ष का बहुमत रहेगा? क्या कमीशन की आजादी कहाँ रह गई अगर सरकार के 2 लोग तय करेंगे? क्या जब मनमोहन सिंह के समय अपॉइंट होते थे, इंदिरा गांधी के समय अपॉइंट होते थे, तब आजादी नहीं थी? मतलब आप कह रहे हो कि इंदिरा के समय आजादी नहीं थी, मनमोहन सिंह के समय हुई थी, आजादी नहीं थी? जब रात को सो के उठ के
क्या करें? अपॉइंट कर दिया जाता था, इंदिरा गांधी जिसे चाहती थी उसे बिठा दे दी जाती, तो बहुमत तो सरकार के पास, तो सरकारी नियुक्ति करेगी ना सर। लेकिन संस्थानों की इंडिपेंडेंस, इलेक्शन कराने वाला इतना बड़ा, इलेक्शन कराने वाला इतना बड़ा संस्थान है, तो क्या आरोप लगाए 2014 में 2019 के ऊपर? तो जुडिशरी को हारोगे तो जुडिशरी को भी नीचे कर लीजिए। ईवीएम खराब है, तो जुडिशरी हारोगे तो ईवीएम का आरोप लगा दो। राजेश जी हारो तो ईवीएम पे लगा दो। राजेश जी, समीर जी, मैं ये कह रहा हूं कि इंदिरा गांधी जिसे चाहती थी उसे मुख्य चुनाव आयुक्त बना देती। मैं ये कह रहा हूं कि क्या जिसे चाहती थी उसे देश का मुख्य न्यायाधीश बना देती थी। वो गलत काम हुआ था। इंदिरा गांधी और कांग्रेस ने जो किया उसे अगर भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार सुधार रही है, इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई, पहले चुनाव कैसे देखते थे? चलिए ठीक है, ठीक है अंदर ठीक है, ये विषय बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम नहीं हो सकते। राजेश जी, आजादी है समीर जी, अगर ये विषय बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम वहां से शुरू करें जहां से चुनाव आयोग अस्तित्व में आया, लेकिन वर्तमान में जो एक सवाल है चुनाव आयोग को लेकर, अवश्य उस पर बहस होनी चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए। विपक्ष उस पर प्रश्न भी उठा रहा है। ध्वज आ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त राजस्थान से जुड़े हुए हैं। ध्वज, राजस्थान में बीजेपी ने जैसी जीत दर्ज की है उसके बाद चुनाव को लेकर बीजेपी पार्टी संगठन, नेता, कार्यकर्ता, उनका मनोबल कैसा है, उनकी साइकोलॉजी क्या कह रही है? उनसे अगर आपने बात की हो, मतदाताओं से बात की हो, उनका क्या कहना है आगामी चुनाव को लेकर? देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले की तैयारियों को लेकर कल जो मीटिंग हुई थी कैबिनेट की बैठक, उसमें 2% जो वैट है पेट्रोल और डीजल पे भी छूट, यानी कि 2 रुपये तो केंद्र सरकार ने छूट दी थी, उसके बाद में राज्य सरकार ने भी 2% जो वैट है उसकी छूट दी थी। लोग मेरे साथ हैं, सबसे पहले इनसे जानते हैं, आप पेशे से एडवोकेट हैं, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, किस तरीके से लगता है, क्या कुछ होने वाला है, कितना इंटरेस्टिंग होगा अभी? देखिए, लोकसभा चुनाव नज़दीक है तो ये बात पता चलती है कि राजस्थान में नहीं, विगत पूरे देश भर में लॉ एंड ऑर्डर की जो मेंटेनेंस हुआ है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, आज लगता है कि राजस्थान के अलावा पूरे भारतवर्ष में आतंकवादी हमले नहीं होते। जहाँ पे त्रियाई मस्ती थी वो नहीं हो रही है, जहाँ धर्म से राज्य चलता है, धर्म से राष्ट्र चलता है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश धर्म के राग पे चल रहा है। राम मंदिर हो, यानी कि देश बिल्कुल सुरक्षित है, आपका क्या कहना है? बिल्कुल, मोदी जी के राज में देश ने तरक्की की ऊंचाइयों को छुआ है। जैसे 2014 में भारत था 11वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी, आज 2023 में भारत है 6ठी लार्जेस्ट इकोनॉमी। 113 लाख करोड़ की जीडीपी थी 2013 में, जो आज है 270 लाख करोड़ की। और तो यानी कि जनता जागरूक है, इकोनॉमी और ग्रोथ की बात है, आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो सभी के सामने है। 2014 से अगर हम देखें और 2024 तक आते आते हमारा देश हर डिपार्टमेंट में तरक्की पर है। आज पूरी दुनिया भारत का लोहा मानती है और मैं समझता हूँ, मैं ही नहीं, पूरे ठीक है ध्वज मैं आता हूं आपके पास, लेकिन सिद्धार्थ यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से। सिद्धार्थ जी, चुनाव आयोग को लेकर जो बातें हो रही हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, नियुक्ति प्रक्रिया को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, इसी में मैं एक बात और ऐड कर दूं, राहुल गांधी ईवीएम पर भी सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी पार्टी कैसे लेती है इन आरोपों को? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी अगर सीरियस पॉलिटिकल पार्टी इस देश में है, उसकी जिम्मेदारी है कि हमारे देश का कोई भी कॉन्फिडेंस, किसी भी व्यक्ति का कॉन्फिडेंस देश के इंस्टीट्यूशन से कम नहीं होना चाहिए। पर कांग्रेस पार्टी ने एक पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस कर दी है, जब हम जीत जाएंगे तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। और इसी में एक पॉइंट ऐड कर दूं, सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को लेकर दाखिल सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। ये इस वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सिद्धार्थ, अब अपनी बात कंप्लीट करें। जी, निश्चित रूप से समीर जी, देखिए, अभी ये एक जो पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस हो गई है कि हम जीत जाएंगे तो कुछ नहीं बोलेंगे, हमारी सरकार बन गई तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, हार गए तो हम कहेंगे कि ईवीएम हैक था। भले ही 4 राज्यों के चुनाव एक साथ हुए हो, पर हमारे राज्य में नहीं था, तुम्हारे राज्य में था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी को इससे ऊपर उठना चाहिए, मूल मुद्दों पर जाना चाहिए और जाकर के जनता के बीच में समर्थन कैसे वो ले सकते हैं उस पर बात करनी चाहिए। पर मैं 10 सेकंड में एक बात कहूंगा। अभी जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बैठे थे, उन्होंने बोला था जो मैनिफेस्टो में लिखा था वो कितना पूरा किया, मुद्दा तो वो है, तो करिए ना बात उस पर, लाइए निकाल करके हमारा मैनिफेस्टो, हम बताएंगे आपको कि हमने कितना पूरा किया। हमने तो जो लिखा था वो तो किया सो किया, जो नहीं लिखा था वो भी पूरा करके बताया। हमने कहा जनधन अकाउंट अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, आज इस देश में 50 करोड़ जनधन अकाउंट बनवाए। हमने ठीक है, देखिए, ये डेटा तो आप लोग खुद दे रहे हो और प्रधानमंत्री ने तो हर बीजेपी सांसद नेता से कहा है कि जाके अपनी योजनाओं के बारे में बताइए। सुलेमान मोहम्मद, लेकिन जो मूल सवाल है, जो हमारे, आप मेरे को 1 सेकंड अवसर दीजिए, मैं 10 जल्दी से 10 सेकंड में पूरा, जो भी कहना चाह रहा हूं कि जो भी बोला हमने नौकरी नौजवानों को आपने दी थी। सुलेमान, मैं आ रहा हूं आपके पास। देश में आप तो एसबीआई का हिसाब नहीं। सुलेमान जी, आ रहा हूं। रोजगार बढ़ा है और वो पीएफ भर रहे हैं। अगर आप इसको झुकलाना चाहते हैं, चलिए ठीक है, आप झुकलाइए। ठीक है। सुलेमान मोहम्मद, 7 करोड़ का एक जो स्टूडियो से सवाल आया था, जो हमारे पैनलिस्ट ने कहा था, वो इंडिया गठबंधन कांग्रेस को लेके, कि असल बात यह है कि जो डाउन द लाइन
जो चुनावी मुद्दे आप लोग उठाते हैं, डाउन द लाइन वो चीज जा नहीं पाती है, उसकी एक कमी अभी तक, यानी चुनाव सिर पे है तब तक दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी अकेले कोशिश कर रहे हैं कम्युनिकेट करने के लिए। जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, जो मुद्दे आप गिना रहे हैं, उन सब पे क्या कहेंगे आप इस पर? क्या संगठन की कमजोरी एक बहुत बड़ा मुद्दा है आपके लिए? मैंने समझ ली। कांग्रेस पार्टी जितनी भी राहुल गांधी जी या और सीनियर लीडर्स हैं, जो पार्टी हाईकमान है, जो भी हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी है और जो हमें लगता है कि हमारे देश के लिए अहम है, उसे उठाते हैं और सारे कार्यकर्ता भी उसकी कोशिश करते हैं। और कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती है कि वो अपने चुनाव को दमखम से ना लड़े। जितनी कोशिश हमसे होती है हम करते हैं। हाँ, मोदी जी के साथ आप लोग हैं सब साथ में, उनके साथ आप लोग भी, आपके जैसे बहुत से लोग हैं, मेरा मतलब ये सब नहीं, जो साथ में भोंपू बजाते हैं। वो कहते एक बात है, आप 100 दिखाते हैं। बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये भी एक रियलिटी है। मैं ये बात कहना नहीं चाहता था। हाँ, भाजपा के हमारे आपका अपना विचार हो सकता है, हमने कौन सी आपका अपना विचार हो सकता है, रखिए आप। बिल्कुल हो सकता है। तो मेरा ये कहना है कि आप सबसे पहले तो भाजपा ये बताए कि नौजवानों को नौकरी दी, स्विस बैंक से पैसा ला रहे थे, एसबीआई का जवाब नहीं दे पा रहे। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे बात करिए ना, किससे कितना पैसा लिया, उसको कौन सा ठेका दिया। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है ये मुद्दा बनेगा, भ्रष्टाचार मुद्दा बनेगा। यानी सुलेमान, आप ये कह रहे हैं, जरा नब्ज भी टटोलते हैं, क्योंकि हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। समीर, एक बात जल्दी से, वक्त थोड़ा कम है, मुझे जाना पड़ेगा प्रीति के पास। प्रीति इस वक्त वाराणसी से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। वाराणसी के लोग क्या कहते हैं अपने कैंडिडेट को लेकर, नरेंद्र मोदी को लेकर, इस सरकार को लेकर, सरकार के किए कामों को लेकर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं महादेव की नगरी वाराणसी में मौजूद हूं और जितनी की सभी पार्टियां तैयार हैं चुनावों को लेकर, उससे ज़्यादा यहां पर लोग तैयार हैं कि लोग भी तैयार हैं। उनके मुद्दे क्या होंगे, इन्हीं लोगों से बात करते हैं। बताइए, क्या मुद्दे इस बार होने वाले हैं? आप लोग कितनी तैयार हैं आप लोग चुनावों के लिए? जी, चुनाव के लिए हम लोग सभी तैयार हैं। इस बार 400 पार कराना है। 400 पार करवाना है। क्या मुद्दे होंगे इस बार? मुद्दे तो कुछ बचे ही नहीं है मैडम, मुद्दे तो सारे मोदी जी ने समाप्त कर दिए हैं। अब थोड़ा बहुत जो ये लोग द्वेष की भावना वाली राजनीति कर रहे हैं, मोदी जी उसको भी समाप्त करने वाले। मुद्दे यही है कि आपसी भाईचारा बना रहे और जो विरोधी पार्टियां हैं द्वेष की भावना से आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, उसको मोदी जी समाप्त करने वाले हैं। आप क्या कहेंगे, कितने तैयार हैं आप लोकसभा चुनाव? क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? सीए की बात करें या हम पेट्रोल डीजल आज सस्ता हो गया है 2 रुपये, क्या ये इसका फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। कहते हैं आम जनता पर, भाई महंगाई को देखते हुए आप कहते हैं बिल्कुल फर्क पड़ेगा। और रही सीए की बात, ये तो देश हित के लिए है। देश हित के लिए आप क्या कहेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनावों में? ठीक है, बहुत बढ़िया रहेंगे मैम, जैसा सब चल। ठीक है प्रीति, तो वाराणसी की जनता की आवाज हमने सुनी। सीधे चलेंगे जम्मू कश्मीर से, हमारे सहयोगी इरफान जुड़े हुए हैं। इरफान, घाटी में इस बार क्या चुनाव को लेकर बदली हुई फिजा दिख रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी लगातार वहां पर मौजूदगी उनकी रही और काफी कुछ कहा गया है सरकार की तरफ से कि बदलाव हुआ है कश्मीर में। देखिए, बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर घाटी आए, तब से लगातार सियासी गहमागहमी जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है। वहीं भाजपा खासतौर पर काफ़ी उत्साह में है, क्योंकि प्रधानमंत्री दौरे के बाद भाजपा को लगता है कि जम्मू कश्मीर की आवाम कहीं ना कहीं उनके विकास के नारे के साथ है। और कई लोगों से हमने यहाँ लाल चौक के इस ऐतिहासिक जगह पर बात की, क्योंकि ये सिक्योरिटी जोन है तो यहाँ पर पब्लिक गैदर करना रेस्ट्रेन किया गया है। लेकिन TV9 ने जब बात की तो लोगों का यह मानना था कि बीते 5 वर्षों में खास तौर पर घाटी में बहुत बड़े हद तक विकास हुआ है और वो चाहते हैं विकास और डेमोक्रेसी दोनों चीज़ों को साथ बढ़ाते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों को लाभ मिले। और कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में कई ऐसे हसास कश्मीर घाटी के इलाके दिख रहे हैं जहां पर बड़े पैमाने पे विकास हुआ। लोगों को ये एहसास है कि जम्मू कश्मीर में एक बड़ा बदलाव जो है बीते वर्षों में हुआ है। और कहीं ना कहीं अब ये जो विकास का नारा भाजपा का है वो चुनौती बन चुका है, खासतौर पर इंडिया अलायंस के जो लोग हैं या इरफान, वहां की आवाम क्या मानती है? 370 हटने के बाद क्या फर्क पड़ा है उनके जीवन में? क्या वो देख पा रहे हैं जो बदलाव हुआ है, उसको महसूस कर पा रहे हैं? और क्या इसका चुनाव पे असर होगा या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है? नहीं, बिल्कुल साफ तौर पर चुनाव पर असर होगा। जहां पे मैं अभी खड़ा हूं, ये इस तरफ मेरे कैमरा पर्सन आपको साथ में तस्वीरें भी अगर दिखाएं तो ये लाल चौक का ऐतिहासिक घंटाघर है और आप देख सकते हैं यहाँ पर पर्यटक, आम लोग तमाम इस इलाके में इस समय मौजूद है। और ये एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट बन चुका है, जो कि बीते वर्षों में यहाँ पर एक खराब हालत में ये लाल चौक का इलाका पड़ा हुआ था और अब यूरोप से
बहुत बढ़िया तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है और लगातार घंटाघर। इरफान, ये बताइए, गुलाम नबी आज़ाद साहब की इस बार एक्टिव मौजूदगी जम्मू कश्मीर के अंदर, उनका नई पार्टी बनाना, नई पार्टी के बैनर तले चुनाव में उतरने की तैयारी, कुछ बदलता हुआ देखते हैं आप? देखिए, बिल्कुल गुलाम नबी आज़ाद कहीं ना कहीं कुछ दिनों से उनका झुकाव जो है वह भाजपा की ओर साफ तौर पर दिख रहा है। वहीं वो लगातार जो आक्रमण कर रहे हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी या नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं पर, लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि बीते 70 वर्षों में कश्मीर में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि इन सालों में मुमकिन हुई हैं, और ख़ासतौर पर विकास के हवाले से जम्मू कश्मीर में काफ़ी बड़ा बदलाव देखने को मिला। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा, ठीक है, कश्मीर में अब हम जो है ठीक है, डेमोक्रेसी की ओर ठीक है इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, और हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए थे। हमने कोशिश की कि जनता के मन में कौन से मुद्दे इस चुनाव को लेकर, हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल यही है कि इस बार चुनाव के जो बड़े मुद्दे हैं उस पर जनता क्या विचार करेगी। अभी इंतजार है चुनाव की तारीखों का, और उसके बाद चुनाव की रणभेरी भी बच जाएगी।